गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम का टॉपिक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग में पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया कि नरसिम्हन कमेटी ने क्या क्या हमको रिकमेंडेशंस दी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे बैंकिंग सेक्टर में हमको नज़र आ रही थी 1991 में कि जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लिबरलाइजेशन का दौर है, उसके देखते हुए हमारे यहाँ क्या क्या समस्याएं थी और उनको सुधारने के लिए नरसिम्हन कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो 1969 से लेकर के हम यदि बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार हुए वो ये सबसे बड़ी बात है कि जो बैंकिंग सर्विसेज है उनका एक्सपांशन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत सारी शाखाओं में वृद्धि की गई और धीरे धीरे पूरे देश में बैंकिंग जो एक्सपांशन का काम बहुत ज़्यादा हुआ, जिसने कवर किया ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत रिमोट एरियाज़ को भी कवर किया। तो नरसिम्हन कमेटी ने जब 1991 में जो हमको वो दिए थे रिकमेंडेशंस, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे पहली बात है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स की बात की गई। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का मतलब था कि 31 मार्च 93 तक इसको 4% और 31 मार्च 2000 तक 9% रखा गया और विदेशी शाखाओं को, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को 9% का लक्ष्य दिया गया। तो 9% का मतलब कि इतनी कैपिटल एडिक्वेसी उनके पास हर समय होनी चाहिए, पूंजी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए जिससे कि उनके कार्य करने में बाधा नहीं आए। ये एक कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन्होंने लागू किए। रिकैपिटलाइजेशन, पुनः पूंजीकरण की बात की कि पूंजी को योगदान दिया। 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी रिकैपिटलाइजेशन के लिए बैंक ने पैकेज दिया। 5,700 करोड़ रुपए 94 में दिए। इसके बाद धीरे धीरे बैंक गवर्नमेंट ने उनको हमेशा पैकेज दिया, इस बात के लिए दिया कि वो अपने एनपीए में कमी करें और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं और सरकार पूंजीकरण के लिए अंशदान भी उनको देने के लिए व्यवस्था सरकार ने की। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण भी किया गया, आंशिक रूप से निजीकरण किया गया कि यदि वो काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको निजी क्षेत्र में भी भेजें। और रिजर्व बैंक ने 67% जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स रखे और रिमेनिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर से कैपिटल को जनरेट करने की परमिशन दी। तो अधिनियम 19 जो इन्होंने संशोधित अधिनियम निकाला 94 में, उसमें बैंकों की प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार का अंश 51% रखा और 49% इनको परमिशन दी कि किसी पर्सनल या इंडिविजुअल या कंपनीज एनआरआईज को शेयर्स के रूप में बेच सकते हैं। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, विवेकपूर्ण लेखांकन मापदंड शुरू किए, यानी 2 तिमाही तक मूलधन की किस्त या ब्याज बकाया रहते हैं तो उसने कहा कि अकाउंटिंग में कि उसको एनपीए कहते हैं। जिन ऋणों की शेष रकम 25,000 से भी कम हो उसके प्रावधान की आवश्यकता को बढ़ाकर 1997 में क्या किया कि 15 कुल बकाया राशि का 15% कर दिया, जो 1996 में तो 10% था। तो इसलिए अब गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि साथ ही साथ जो कृषि के एडवांसेस हैं उनको भी एनपीए में कन्वर्ट किया जाए यदि ब्याज और मूलधन की किस्त 2 किस्त पिछले फसलों तक वापस नहीं की जाए, किंतु 6 मंथ्स होते हैं, 2 छमाही से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये इसके नॉर्म्स बदले और बासले अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया गया। उन्हीं ब्याज प्राप्तियों को आय का अंग माना जाएगा जो बैंकों को वास्तविक रूप में प्राप्त हुई है। तो ये नॉर्म्स बदल की कोशिश, ये इसके पीछे जो कोशिश थी वो ये थी कि बैंकों की जो ऋण एनपीए की समस्या है वो एनपीए की समस्या में सुधार आ सके। ऋणों की वसूली के लिए इन्होंने एक एक्ट बनाया, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, और एक विधान तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियम पारित किया गया। न्यायाधिकरणों की स्थापना 10 मुख्य केंद्रों पर की गई। तो ये ऋणों की वसूली का भी कार्यक्रम किया गया। बैंकों की शाखाओं संबंधी स्वतंत्रता दी गई। शाखाओं संबंधी स्वतंत्रता मतलब है पूंजी पर्याप्तता का 9% मापदंड जिन्होंने ले लिया है उनको एनपीए 15% से कम हो जिनका, और इनके पास 110 करोड़ की डिपॉजिट्स हो, तो उनको अपना शाखा खोलने की गवर्नमेंट ने उनको स्वतंत्रता दे दी। क्योंकि उनका एनपीए भी कम है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहे हैं, डिपॉजिट्स उनके पास बहुत ज़्यादा है। क्या कारण था? जिससे कि जो घाटा दिखाने वाली संस्थाएं हैं, शाखाएं, उनको तो बंद कर दिया जाए और जहाँ पे प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा हो वहाँ पे शाखाएं खोल दी जाए। इसलिए इस तरह के चेंजेस
ब्रांच एक्सपांशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने किए। निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश भी उन्होंने करा कि जैसे जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनको बढ़ा दें और राष्ट्रीयकरण का उनको नहीं टेंशन रहे, तो विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई। तो निजी क्षेत्र में भी उसको करने का मतलब ये था कि जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और बैंकों की एफिशिएंसी में वृद्धि हो सके। एक डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविज़न खोला। डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविज़न यानी 22 दिसंबर 93 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया, जिसमें कि लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई, कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो हैं और जो ऑडिटर्स हैं, जो सीएज हैं, उनकी नियुक्ति की गई, जिससे कि विशेष जांच की जा सके, सर्विलांस में आ सकें और वो उन पे कंट्रोल हो सके। विदेशी वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड बनाया गया। वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड क्यों बनाया गया? BFS की स्थापना की गई। बोर्ड ऋण परिसंपत्ति, उनका क्लासिफिकेशन, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट्स क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें कैमल्स, इसको हम कहते हैं कैमल्स, वार्षिक वित्तीय परीक्षण, जो 1997 में शुरू किया गया, जिसमें बैंकों के जो ऑपरेशंस हैं और जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन करते हैं। यानी कैमल्स का मतलब कैपिटल एडिक्वेसी, A मतलब एसेट्स क्वालिटी, M मैनेजमेंट, E अर्निंग्स एंड L लिक्विडिटी। तो ये सिस्टम एक डेवलप करने की कोशिश की गई। दोषी ऋणियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑन डिफॉल्टिंग बोरोवर्स। डिस्क्लोजर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो भी है NPAs हैं, जो बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनको उनका एक सूचना दी जाए, तो उनको सबके सामने लाना या गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, ये सारी उन्होंने इसमें शुरू किया गया। बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम। लोकपाल का मतलब बैंकिंग सेवाओं की कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के लिए 1995 में एक बैंक लोकपाल नियुक्त किया गया। बैंक धोखाधड़ी की जांच का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंक फ्रॉड, CBBF, यानी बैंक में भी जो फ्रॉड्स होते हैं 1997 में इस बोर्ड को हमने इस्टेब्लिश किया। एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंक फ्रॉड्स कहलाता है, जो कि बैंकों को सलाह देता है कि जो इसके GM है या महाप्रबंधक, उच्च अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से CBI जांच कर सकता है। कंजोर्टियम अरेंजमेंट, संघीय प्रबंध। संघीय प्रबंध क्या है? संघीय प्रबंध है बैंक ऋणियों को अग्रणी बैंक के नेतृत्व में, जो कमर्शियल बैंक्स है, उसमें एक निर्धारित सीमा से अधिक कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लेने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ही नहीं है तो वो वर्क नहीं कर पाते। तो कैसे वर्किंग कैपिटल अरेंज की जाए, और उधारकर्ता के लिए 50 करोड़ से अधिक की राशि की ये व्यवस्था है, जिसको डिलीट किया गया, मतलब प्रतिबंधों को भी कम कर दिया गया और इस लिमिट को 50 करोड़ की लिमिट को भी हटा दिया गया। तो वो बैंक क्या करते हैं, अब लिमिट नहीं है और अपना खुद का ओन डिसीजन बैंक ले सकता है कि किस तरह से वो उधारकर्ता को देगा अथवा नहीं देगा। उदारीकरण ऋण मापदंड, लेंडिंग नॉर्म्स लिबरलाइज किए गए। त्रैमासिक रिपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने पर बैंक के ऋण मापदंडों को उदार बना दिया गया। ऋणियों की व्यक्तिगत वस्तुओं की माल सूची और प्राप्तियों के धारणों के स्तर पर निर्णय लेने की परमिशन बैंक को दी गई। फिर आता है बैंक की कार्यविधि को सरल बनाने के उपाय, मेजर्स टू स्ट्रीमलाइन वर्किंग ऑफ बैंक्स। स्ट्रीमलाइन करना मतलब कि उनकी गुणवत्ता को सुधारना, आंतरिक सूचना प्रणाली, प्रबंध सूचना प्रणाली, रिकग्निशन, कंप्यूटराइजेशन, इन सब की व्यवस्था की गई, जिससे कि बैंक अच्छे से कार्य कर सके। उदार साख नियंत्रण उपाय, लिबरल क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। लिबरल क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स का मतलब कि कंट्रोल कम किया जाए, इंटरवेंशन कम किया जाए, SLR CRR में कमी की गई, बैंकों को ऋण देने की क्षमता को बढ़ाने की परमिशन दी गई, और 9% अब जो भी है जिससे कि लिबरलाइजेशन हो, आसानी से लोगों को ऋण मिल सके, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की अनुमति दी जा सके, जिससे कि सेकेंडरी और प्राइमरी जो भी मार्केट है उस कंपनियों के शेयर्स और डिबेंचर्स बैंक खरीद सके और लोगों को भी लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सके। तो ये कुछ चेंजेस सिस्टम में गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की, और फिर कुछ एनफोर्समेंट की भी व्यवस्था की गई कि
जैसे फॉर एग्जांपल 90% का एडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मतलब स्ट्रांगली इसको फुलफ़िल करने की के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में भी चेंज करके कैपिटल मार्केट में उनको एंटर होने की परमिशन दे दी। रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल एक्ट 1993 को और डेट ट्रिब्यूनल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को अधिनियम पारित किया गया। और जिनको जो बैंक को प्रॉफिट लगातार हो रहा है उन्हें और अपने काउंटर्स खोलने की परमिशन दी गई। बैंक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को और इंसर्ट करना या एंटर होने की परमिशन दे दी, जिससे कि वो अपना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सके। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षण विभाग की स्थापना की। RBI के अंतर्गत वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड की स्थापना की गई। दोषी ऋणियों के प्रकटीकरण की योजना चलाई गई। बैंक सेवाओं की कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए बैंक लोकपाल योजना को और इम्प्लीमेंट किया गया। तो फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ दोनों में ही ये कोशिश की गई कि ये सारे चेंजेस लाए गए सो दैट वी कैन हैव मोर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। ओके।